नमस्कार। संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ इस PYQ सीरीज में। बीच में माना एक वीडियो नहीं आ पाया था किसी कारणवश, सम पर्सनल रीजंस, कुछ रीजन से घर पर थी मैं, जिस कारण से एक वीडियो छूट गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 6 बजे ये वीडियोज़ आपको मिलती हैं, जिसमें PYQ कर रहे हैं हम UPSC के 2013 से लेके 2025 तक के, जिसमें हमने पॉलिटी को सबसे पहले उठाया था। तो 2013 से लेके 2022 तक के पॉलिटी के PYQs UPSC प्रीलिम्स के कर चुके हैं। नहीं देखा है तो संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। आज हम PYQ करेंगे पॉलिटी के 2023 के। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना समय जाया करे हुए। पहला प्रश्न आज का हमारा क्या है, देखिए यहाँ देख ही लिया है मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने। मैं अब क्या करती हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पेस्ट कर देती हूँ, ताकि आपको स्क्रॉलिंग में दिक्कत ना हो। और बाइलिंगुअल होते हैं ये प्रश्न, तो ध्यान रखना है। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि सारभूत रूप से विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय, इसका क्या मतलब होता है। पहला है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, दूसरा है विधि द्वारा स्थापित पद्धति, तीसरा है विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति और चौथा है विधि के समक्ष समता। मेरे ख्याल से विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं एक्सप्लेनेशन के द्वारा। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, इसका मतलब होता है कि कोई भी लॉ न केवल प्रक्रिया के अनुसार बना हो, बल्कि काफी न्याय संगत हो, सही तरीके से बना हो और मनमाना ना लगे कि कहीं पर भी किसी पे भी थोक दिया, ऐसा ना लगे। ठीक है, भारत में शुरुआत में जो आर्टिकल 21 है उसको संकीर्ण रूप से समझा गया, छोटा रूप में समझा गया। और गोपालन केस जब आया था 1950 में, उसके बाद लेकिन मेनका गांधी केस 1978 के बाद से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इसमें शामिल कर दिया। और अब आर्टिकल 21 मनमाने कार्यकारी और विधायी दोनों कार्यों से सुरक्षा देता है और जीवन का अधिकार, गरिमामय जीवन को भी प्रदान करता है, इसमें शामिल करता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, दर्शाता है उसको। पहला कथन है ये आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। दूसरा ऑप्शन है ये राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर जो है बनाता है। ऑप्शन सी है ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ऑप्शन डी है ये सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत भी करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर ऑप्शन आई थिंक सी या फिर आपका डी में से है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन से समझते, मैं सोच रही हूँ अगली बार जब हम आएंगे इस प्रोग्राम को लेकर PYQ को, तो इसमें बाइलिंगुअल कर देंगे, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो भी समझ सके। ठीक है, संविधान का जो मूल कानून है, सिद्धांत का एक समूह है ये, और जो राज्य की स्ट्रक्चर को, उसकी कार्यप्रणाली को और शासन को दिशा देता है। ठीक है, और ये एक सर्वोच्च कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक दस्तावेज है, एक दस्तावेज है। ठीक है, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, सरकार की शक्तियों की स्थापना करता है, उनका वितरण बंटवारा करता है, सीमांकन करता है। साथ ही ये राज्य की साझा पहचान, मूल्य और नागरिक दृष्टि को और भी व्यक्त करता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, संविधान में मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है एक देश। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर पे, बुकलेट संख्या ए है, ये 2023 का प्रश्न पत्र है। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से ये माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। पहला संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए, पहला संशोधन। तो ये प्रथम संशोधन कब हुआ था आपका, 1951 में। इसका उद्देश्य है कि मौलिक अधिकारों से जुड़ी न्यायिक व्याख्याओं से उत्पन्न समस्याओं को दूर करना था। इसके तहत आर्टिकल 19 में संशोधन किया गया और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को संवैधानिक संरक्षण भी दिया गया है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है पॉलिटी का, बुकलेट नंबर ए और 2022 का ये प्रश्न पत्र है, 2023 का है, माफी चाहती हूँ। भारत के निम्नलिखित संगठन या फिर निकायों पर विचार करना है। पहला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय विधि आयोग, चौथा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपयुक्त में से
कितने सांविधिक निकाय हैं, ध्यान दीजिएगा, कितने सांविधानिक निकाय हैं, माफी चाहती हूँ, केवल एक, केवल दो, एक, केवल तीन, सभी चार। अब इस प्रकार के पैटर्न पे यूपीएससी प्रश्न पूछने लगा है। 2026 का प्रीलिम्स देने का सोच रहे हैं तो प्रश्न पत्र देख कर जाइएगा, पीवाईक्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है केवल एक यहाँ पर ठीक है। अब देखना ये कि कौन सा एक यहाँ पर ठीक है जो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला विकल्प यहाँ पर सही है, दूसरा गलत है, तीसरा चौथा चार गलत है, पहला सही है, यानी कि पहला सही है। यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की बात कर रहे हैं, ये इसका संवैधानिक निकाय है। आइए समझिए क्यों। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है वो संविधान को 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, आर्टिकल 338B इसमें जोड़ा गया, स्पष्ट है। दूसरा विकल्प दूसरा गलत क्यों था, उसको संवैधानिक निकाय क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई है। ठीक है, तीसरा विकल्प भी गलत क्यों था, क्योंकि विधि आयोग एक गैर वैधानिक यानी कि नॉन स्टैच्यूटरी निकाय है जो सरकार को सिफारिशें देता है। ऑप्शन 4 गलत है, क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता का विवाद निवारण आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हुई है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट था, केवल एक ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि या समय से पहले राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधि मान्य हो जाते हैं। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं, देखिए बहुत लंबा चौड़ा लेकिन आंसर सिंपल होता है इनका, कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी भी शेष है। तीसरा कथन कहता है कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। कुछ इस तरह से प्रश्न का उत्तर अब ढूंढना होता है जो बहुत टफ भी कर देता है कभी कभी और इजी भी कर देता है, क्योंकि अगर तुक्का मारेंगे तो बहुत बार सही भी हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कोई भी कथन इसमें सही नहीं है, ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा। ठीक है, आइए समझिए, पहला कथन भी गलत क्यों था, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव रद्द होने पर भी पहले किए गए कार्य वैध रहते, जो पहले काम किए गए वो वैलिड रहते, ऐसा नहीं कि उनके समाप्ति पे उसको भी समाप्त कर दिया गया, नहीं। दूसरा कथन भी गलत था, क्योंकि भंग जो विधानसभा है उसके सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के पात्र नहीं होते हैं, इसलिए गलत था। तीसरा कथन भी गलत था, क्योंकि राष्ट्रपति के पास विधेयक पर कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी यानी कि कोई भी कथन हमारा इसके अंतर्गत सही नहीं है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक, ठीक है, ये दो विधेयक है, वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में, के कॉन्टेक्स्ट में कौन से कथन पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, ऐसा पहला कथन कह रहा है। दूसरा है कि जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त यानी कि ज्वाइंट मीटिंग नहीं होती है, लेकिन वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन यहाँ पर ठीक है। अब देखना है कि वो कौन सा एक कथन ठीक है और बाकी के दो कथन कौन से गलत है। ठीक है, तो वित्त विधेयक सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करता है, इसलिए केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये करेक्ट है। राज्यसभा संशोधन अस्वीकृत नहीं कर सकती, केवल 14 दिन में सिफारिश दे सकती है और ज्वाइंट जो मीटिंग है उसका प्रावधान है ही नहीं कहीं पर। ठीक है, तो तीनों कथनों में आप देखेंगे इस प्रकार से दिया गया है। अगला है आपका संविधान दिवस के बारे में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक क्या कहता है, पहला कथन है, दूसरा कथन दो है। पहला कथन कहता है कि नागरिकों के यानी कि जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनके बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, संविधान दिवस। ठीक है, दूसरा कथन कहता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार की ड्राफ्ट तैयार करने के लिए डॉक्टर बी
BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। दूसरा क्या कहता है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कथन क्या कहता है? तीसरा ऑप्शन क्या है? कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी क्या कहता है? कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। यहाँ पर आइए समझते हैं कि पहला कथन ठीक है, दूसरा गलत क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पर कथन 1 सही हमने देखा क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये तो स्पष्ट है, क्लियर हो रहा है। दूसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि जो ड्राफ्ट समिति है उसका गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और ये 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को, और 1950 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ठीक है, अपनाए गए संविधान में जो प्रस्तावना है वो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस कारण से दूसरा कथन गलत था, पहला सही था, इसलिए सी कथन 1 सही है, दूसरा गलत था। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि तैयार करने के लिए BR अम्बेडकर अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, जबकि ऐसा नहीं था। यहाँ पर हमने देखा वो क्या करेक्ट आंसर है, इसको यहाँ पर समझने का हमने प्रयास किया। तो आई होप यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं जिसमें हम PYQs कर रहे हैं, PYQ किसके? UPSC के PYQ कर रहे हैं 2013 से 2025 तक के सारे PYQ विद एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हर विषय के। फिलहाल हम मंडे, वेडनेसडे और इसके बाद हम फ्राइडे को ये क्लासेस देखते हैं, शाम को 6 बजे आती हैं। ठीक है, शाम को 6 बजे क्लासेस आती हैं। तो ऑलमोस्ट हमने 2023 तक का पॉलिटी पढ़ लिया है। अब 2024 और 2025 का हमारा पॉलिटी बचा हुआ है। तो आई होप ये भी इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। आज क्या वेडनेसडे है, तो ठीक है, अब फ्राइडे को हम 2024 वाला कर लेंगे, फिर मंडे को 2025 का पॉलिटी कर लेंगे। तो 2013 से लेके 2025 की पॉलिटी पूरी समाप्त हो जाएगी। PYQs तो आप उसकी सीरीज इसमें संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ संडे को सुबह 10 बजे वीकली करंट अफेयर्स आता है, जो UPSC 2026 के प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाइलिंगुअल रहेगा और न केवल UPSC के लिए बल्कि स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं संडे को ही शाम को 7 बजे वीकली मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स आता है, उसको भी देखिए, क्योंकि प्रीलिम बूस्टर के रूप में उसको लाया जा रहा है 2026 में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ साथ जियोपॉलिटिकल के डेली टॉपिक्स आते हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं सुबह, मतलब 11-12 बजे आपको मिल जाते हैं संकल्प से सफलता पे, उसको जरूर देखें। शॉर्ट सीरीज तो आती ही है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।